लोकतंत्र के आड़ में कितनी बड़ी लोकतंत्र की हार होती कि ये लोकतंत्र का फायदा उठा के अंदर पहुंच जाते। अब फ्यूचर की आने वाली 5 साल की मेरी राय सुन लीजिए। ये एक सुनहरा मौका को रिजेक्ट कर दिया। सोचो, आज ये 2 जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा में है जिसमें ये 370 का बैनर लेके आ गए। अगर ये 30 होते, अगर ये 25 होते, बहुत बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा ले रही है। ये मुझे एक एजेंडा लग रहा है कि जो चीज बुलेट से नहीं जीत पा रहे वो बैलेट से जीत जाओ। तो साथियों, जम्मू एंड कश्मीर का जैसे ही पहला सत्र शुरू हुआ वहां पर हंगामा मच गया। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, जरा तसल्ली से देखिएगा। हेडलाइंस पर कभी यकीन ना करा करिए। द डेविल इज इन द डिटेल्स या द ट्रुथ इज इन द डिटेल्स, जो आप लोगों तक अक्सर ये मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, ब्रॉडकास्टर्स नहीं पहुंचाते हैं। इस जम्मू एंड कश्मीर चुनाव को लेकर साथियों, मैंने आज से पहले 3 वीडियो बनाए थे। 3 वीडियो में मैंने क्या क्या बात बोली थी वो मैं आप लोगों को फिर से सुनाऊंगा। क्यों बोली थी ये बात आज आप लोगों को समझ आएगी कि जम्मू एंड कश्मीर का रिजल्ट आने के बाद रिजवान अहमद खुश क्यों था या शुक्र क्यों कर रहा था, जबकि बहुत से लोगों ने मुझे टोका कि साहब वहां पर बीजेपी को कश्मीर वैली में वोट नहीं मिला, लेकिन आप इस चुनाव के नतीजों से खुश क्यों हैं। तो आज का वीडियो आपको बताएगा कि मैं उन नतीजों से चुप से खुश क्यों था। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो जैसे ही सत्र शुरू होता है, पीडीपी एक रेजोल्यूशन लाने की बात करती है 370 को लेके। उमर अब्दुल्ला, जो अब जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए हैं, उसने कहा कि नहीं, अगर आपको कोई रेजोल्यूशन लाना था, आपको हमसे डिस्कस करना था। ये सिर्फ आप सेंशनलाइज करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए और कैमरा अपॉर्चुनिटी के लिए कर रहे हैं, इस मारे हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। यहां तक बात चली। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र कुमार चौधरी, जिनको स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ये जम्मू से जीत के आए थे जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं 1 सीट, इनको वहां का डिप्टी सीएम बनाया गया। तो स्ट्रेटेजिकली उमर अब्दुल्ला इनके थ्रू एक रेजोल्यूशन लाता है जो इस चीज के लिए होता है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। अब आप बात समझिएगा, लेकिन उस रेजोल्यूशन में 370 का जिक्र नहीं होता है। इसके बाद रिजल्ट आने के बाद मैंने ये वीडियो एक अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था, जो आप लोगों ने बड़ा पसंद किया था, कि भाई वाह, चुनाव जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला अपने बयान में 370 का जिक्र ही नहीं करते और कहते हैं कि दिल्ली के साथ हमें तालमेल जोड़कर चलना पड़ेगा। देखते देखते मुर्गे ने अपनी चाल बदल ली, क्योंकि पूरा चुनाव उमर अब्दुल्ला ने इसी उस पे लड़ा था कि मैं 370 की बात जोर शोर से करूंगा। ठीक, अब जब ये रेजोल्यूशन लाते हैं तो उसी टाइम खुर्शीद शेख, जो इंजीनियर राशिद का भाई है, वो 370 की बहाली को लेकर पोस्टर लेकर वेल में कूद जाता है। भाजपा के विधायक उसका विरोध करते हैं, सत्र रोक दिया जाता है और वहां पर झड़प होती है। उसके बाद भाजपा के विधायक धरने पर बैठ जाते हैं। ये है फैक्ट्स ऑफ द केस। अब मैं आपको इसका बैकड्रॉप बताता हूं। जब जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव होने जा रहा था, डिक्लेयर हुआ था, तो मैंने कहा था कि यार ये जमाते इस्लामी और अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी इंजीनियर राशिद की पार्टी बहुत बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा ले रही है। ये मुझे एक एजेंडा लग रहा है कि जो चीज बुलेट से नहीं जीत पा रहे वो बैलेट से जीत जाओ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाओ, जीत के विधानसभा अंदर पहुंच जाओ, फिर अंदर से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पार्ट 3 ऑफ द स्टोरी में आती है जमाते इस्लामी। मेरा माथा ठनका, मैंने कहा यार ये कब से वोट डालने लगे, और जिस चुनाव को लोकतंत्र की जीत माना जा रहा था, मैंने कहा नहीं यार,
ये लोकतंत्र की जीत की आड़ में कोई और खेल खेला जाए। ठीक साथियों, उसके बाद इन्होंने 45 कैंडिडेट लड़ाए जमात ने, और इत्तेहाद अवामी इत्तेहाद पार्टी ने एज इंडिपेंडेंट लड़ाए, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं थी। और इसी बीच इंजीनियर राशिद को वहां जाके प्रचार करने का मौका भी मिल गया, और ये लग रहा था कि एक हवा आ गई है। मुझे जो डर लग रहा था 1987 की, कि इस तरह की सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले, जिस तरह इन्होंने इस बार ग्रुप बनाया था, ऐसा ग्रुप 1987 में भी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम पर बना था, जिसमें सारे अलगाववादी एक तरफ होकर चुनाव लड़ रहे थे, और उनको बहुत बड़ी जीत मिलती नजर आ रही थी। जिसके बाद दिल्ली ने और श्रीनगर ने मिलकर यह खुला सत्य है उन चुनाव में भीषण रिगिंग करवाई थी, जिसके बाद माना चाहता है उसको एक बहाना बनाया गया कश्मीर में आतंक को फैलाने का। तो मुझे यह डर लग रहा था कि इस चुनाव में भी ऐसी हवा ना बने, और अगर फिर से दिल्ली को रिगिंग कराना का मौका मिल गया तो लोग नरेंद्र मोदी जी के कपड़े फाड़ने और बोटी नोचने को मौका चूकेंगे नहीं। इस मारे जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव का नतीजा आया था, तो आप लोग याद करिए, मैंने अपने वीडियो में 2 मिनट तो हरियाणा के लिए बधाई दी थी नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन 15 मिनट मैंने नरेंद्र मोदी जी को, डोभाल साहब को, अमित शाह जी को और इलेक्शन कमीशन को बधाई दी थी जम्मू एंड कश्मीर के नतीजों के लिए, कि उन्होंने किस खूबसूरती से वहां पर इस लोकतंत्र को बहाल करा है। अगर चुनाव ये फेल हो जाते तो पूरी दुनिया, देश नहीं पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में ले जाकर खड़ा कर देती। उसके साथ साथ मैंने दूसरे अपने वीडियो में, थर्ड वीडियो में यह बात बोली थी, उनको जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, यानी जमाते इस्लामी इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, आवामी इत्तेहाद पार्टी इंडिपेंडेंट लड़ रही थी, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं थी। तो इस पूरे चुनाव में मैं इंडिपेंडेंट को फॉलो कर रहा था कि ये कहां और कितने जीत रहे हैं। कुल मिला के ये लोग 35-40 सीट लड़ा रहे थे। मैं फिंगर्स क्रॉस करके बस अल्लाह अल्लाह करके बैठा था कि भाई 1987 की तरह वो नजारा ना देखने को मिले कि इनके 25-30 आदमी जीतकर अंदर पहुंच जाएं और जो सरकार बने वो इनकी मदद से इनके कोलिजन में बने। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो नतीजा आया है, जबकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तब भी ठीक है भाई, तब भी ठीक है। ये वो जो 1987 का मुझे दौर याद है, ये जमाते इस्लामी और एआई, ये अवामी इत्तेहाद पार्टी मिलकर शायद 2 या 3 विधायक जिता पा रहे हैं। कोलिजन में इनकी जरूरत नहीं है। जी हां साथियों, जिस दौर में मुझसे लोग ये कह रहे थे कि रिजवान साहब आपकी बात में, रिजवान भाई मजा नहीं आया, आप जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव को लेकर खुश हो रहे हैं, जबकि कश्मीर के लोगों ने भाजपा को धोखा दिया और हम निराश हैं, तो मैं कह रहा था भाई तुम जहां तक सोच रहे हो, मैं मानता हूं कि वोट नहीं मिले, एक वक्त आएगा कि मिल जाएंगे, लेकिन तुम जहां तक सोच रहे हो मेरे भाई, मैं थोड़ा वहां से आगे सोच रहा हूं, या जहां तुम्हारी सोच मेरे भाई खत्म हो रही है, मैं वहां से जम्मू एंड कश्मीर नेशन फर्स्ट को लेकर सोचना शुरू कर रहा हूं। तो जब जमाते इस्लामी और इत्तेहादुल पार्टी 45 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो 1, 2, 3 इनके कैंडिडेट जीत के आते हैं। जमात का एक शार अहमद ऋषि चुनाव जीत के आता है, और खुर्शीद शेख इंजीनियर राशिद का भाई चुनाव जीत के आता है। बाकी सबकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। जमानतें जब्त तो 1987 में भी हो गई थी, लेकिन उस समय दिल्ली पर रिगिंग का आरोप लगा था, और यह आरोप लगा था कि दिल्ली ने लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया, जो आरोप इस बार नरेंद्र मोदी जी को एक नहीं लगा। There was not a single candidate including इंजीनियर राशिद जिसने यह कहा हो कि दिल्ली ने उमर अब्दुल्ला के साथ मिलकर चुनाव में रिगिंग करवा ली और लोग झंडे बैनर लेकर सड़कों पर निकले हों। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी जी को जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव की बधाई दी थी। तो जब ये 2 लोग 45 में से जीत के आते हैं, बाकी सबकी जमानतें जब्त होती हैं। आपको पता है साथियों, अफजल गुरु का भाई भी ये चुनाव जम्मू एंड कश्मीर में लड़ रहा था। अफजल गुरु पार्लियामेंट अटैक, पता है साथियों से कितने वोट मिले हैं? 129। यही है, कभी कभी जो डिटेल्स में बात समझ में आती है वो हेडलाइंस में नहीं आती है।
नोटा को मिले थे 315। इंजीनियर राशिद का सबसे करीबी लेफ्टिनेंट शेख हुसैन, जो खुद बड़ा पैसे वाला बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको मिले 963 वोट्स। इसलिए मैंने उस चुनाव में उस अपनी बात में बोला था कि भैया बधाई है फारूक अब्दुल्ला को, बधाई है शेख अब्दुल्ला को। वी हैव टू चूज बिटवीन अ बिगर एंड अ लेसर इविल ऑलवेज, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहां चुनाव से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। तो देखना यह होता है कि वोट किसको पड़ा। जब नॉर्थ इंडिया में चुनाव होता है तो मैं खुश होता हूं, पॉइंट नोट करिएगा, मैं खुश होता हूं ये देख के कि यार चलो मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को पड़ गया, यार कम से कम चार मीनारा के जाहिल को नहीं पड़ा। तो ये मेरी एक अपना तरीका है पॉलिटिकल एनालिसिस करने का, ये मेरी अपनी सोच है। कोई कह सकता है रिजवान भाई तो खुश हो रहे हैं कि मुस्लिम वोट सपा को पड़ गया या किसी और को पड़ गया, बिकॉज आई हैव टू चूज बिटवीन द लोअर इविल। शेख अब्दुल्ला ने, फारूक अब्दुल्ला ने भी कभी कभी बहुत पाकिस्तान के रुझान की बातें करी हैं, ऑटोनॉमी की बात करी हैं, उनके साहबजादे उमर अब्दुल्ला ने भी की हैं। लेकिन अगर आप कंपैरेटिव करेंगे, रुझान मान सकता हूं पड़ोसी मुल्क की तरफ है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप उनको जमात और आवामी इत्तेहादुल पार्टी से जब कंपेयर करेंगे तो आप इनको उनके कंपैरिजन में नेशनलिस्ट पाएंगे या नहीं पाएंगे। कोई भी कह देगा हाँ यार पाएंगे। तो मैं उस टाइम पूरे चुनाव में यह देख रहा था और खुश था इस बात के कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जितने लड़ रहे हैं, इनका जम्मू एंड कश्मीर की जनता ने बुरा हाल कर दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया। सोचो आज ये 2 जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा में हैं, जिसमें ये 370 का बैनर लेके आ गए। अगर ये 30 होते, अगर ये 25 होते, अगर जम्मू एंड कश्मीर की सरकार बनने में कलीजन में इन लोगों की जरूरत पड़ती, तो कितनी बड़ी लोकतंत्र के आड़ में लोकतंत्र के आड़ में कितनी बड़ी लोकतंत्र की हार होती, लोकतंत्र के आड़ में कितनी बड़ी लोकतंत्र की हार होती कि ये लोकतंत्र का फायदा उठा के अंदर पहुंच जाते और वहां से ये 370 की आवाज उठाते। फिर अगर दिल्ली वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाती तो फिर पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी के कपड़े और उनकी बोटियां नोचने आ जाती। इस मारे साथियों, मैं चुनाव के बाद जम्मू एंड कश्मीर में 2 तरफा खुश था। एक नरेंद्र मोदी जी ने जो यहां पर डेमोक्रेसी बहाल की उसके लिए खुश था, और दूसरा जो इन अलगाववादियों को वहां की जनता ने रिजेक्ट किया इसलिए खुश था। तो जो रेजोल्यूशन आया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो स्पेशल स्टेटस के लिए आया है ऑन द लाइंस ऑफ 371 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो 370 के लिए नहीं आया है। 370 की आवाज यही 2 अलगाववादी लोग उठा रहे हैं जो वहां जीतकर पहुंच गए हैं। ये प्रेजेंट की बात हो गई। अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि मैं उस दिन क्यों खुश था। यह भी मैंने समझा दिया कि जब आप उन दोनों को कंपेयर करेंगे, आवामी इत्तेहाद और जमात पार्टी को और एनसी को, तो आप एनसी को कहीं बेटर पाएंगे। ठीक, अब फ्यूचर की आने वाली 5 साल की मेरी राय सुन लीजिए। जो इंजीनियर राशिद 5 साल से अंदर है और चार्जशीट तक दायर नहीं हो पा रही है, उसको अनुमति मिल रही है, वो चुनाव लड़ रहा है, उसका कन्विक्शन भी नहीं हो पा रहा है, इस सब को फिर से हैंडल करने के लिए कोई ऐसा चक्कर चलाइए कि इस तरह की घोर अलगाववादी विचारधारा जैसे जमात इस्लामी की है, जैसे अवामी इत्तेहाद पार्टी की है, जब वहां पर 2029 में या 30 में चुनाव हो रहे हों, तो आपके मैनेजमेंट से ही इन लोगों के वहां पर चुनाव से पहले ही सूपड़े साफ हो जाएं। अब ये आप पॉलिटिकली किस तरह करेंगे, जुडिशरी में किस तरह करेंगे, इस तरह के लोगों को चिन्हित कर कर उनको कन्विक्ट किस तरीके से करवाएंगे, ये भाई आपका काम है, आप समझिए। और आप अगर जरूरत पड़ती है तो ओवर्ट कैसे इनको खत्म करेंगे, कोवर्ट इनको कैसे खत्म करेंगे, इनके चाहने वालों को कैसे खत्म, से मेरा मतलब ये नहीं है कि जान से मार देंगे, पर चलिए कभी कभी मजबूरी में बहुत कुछ काम करने पड़ते हैं, बांसुरियां बजानी पड़ती हैं। अब ये आप समझिए, किसको टांग के आप अंडमान भेजेंगे कि लोग अब कश्मीर के उसको भूल ही जाएं? क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि 5 साल बाद इंजीनियर राशिद जैसे लोग जो जेलों में हों
और उनके अगेंस्ट 5 साल बाद भी चार्जशीट ना जाए, फिर वो चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिए जाएं, फिर वो भाषण देने के लिए छोड़ दिए जाएं, तो ये भाई फिर देश के साथ बहुत गलत हो जाएगा और आपकी छवि और आपके आइडियोलॉजी को लेकर भी बहुत गलत हो जाएगा। तो ये एक सुनहरा मौका है आपको जो कश्मीर की जनता ने दिया है कि इस तरह के घोर अलगाववाद को आप आने वाले 5 साल में धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से किसी भी तरह आप सही समझें, उचित समझें, रीजनेबल समझें, कोट अनकोट किसी भी तरह इस चीज को खत्म कर दें। अभी तक गलती हुई है। अगर 2024 के चुनाव में ये 25 लोग जीत के इस विचारधारा के आ जाते जो 370 का वहां पर पोस्टर दिखाते मोदी जी, तो आपकी सारी करी कराई कश्मीर की मेहनत पर भाई बुरा ना मानिएगा पानी फिर जाता। तो 5 साल का पास आपके पास टाइम और है कि जमात जैसे लोग, ये अलगाववादी जैसे लोग, इंजीनियर राशिद जैसे लोग, ये मानते हुए कि ये बहुत सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, कोई ऐसा चक्कर चलाइए कि इस आइडियोलॉजी का नाम लेने वाला कोई कश्मीर में ना बचे। वो विकास के नाम पर भी चल सकता है, वो दिल्ली श्रीनगर के अच्छे कॉपरेशन के नाम पर भी चल सकता है, वो और भी बहुत से तरीकों से चल सकता है। अब ये भाई वही वाली कल वाली बात, अब ये बात यार मैं थोड़ी बताऊंगा कैसे और कौन से तरीके। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।